पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि ईवल आई टायरेंट किंग यह नहीं समझ पाया था कि वह क्यों हारा और कैसे हो यूहाओ का घातक वार उसे लग गया। अब आगे देखेंगे क्यों क्यों हुओ यूहाओ हवा में सिर्फ 2 सेकंड के लिए रुका। उसके बाद वह सामान्य हो गया, लेकिन उसने आगे हमला नहीं किया। वह मुड़ा और भाग गया। उसी पल वह सोनिक ब्लास्ट से बाहर निकल गया। एक झटके में वह 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर चला गया। उसने अपनी बाईं मुट्ठी भींची और आइस एक्सप्लोजन टेक्निक का इस्तेमाल किया। दूर से एक भयानक धमाका पूरे ईवल डीमन फॉरेस्ट को हिला गया। उसकी गूंज बहुत देर तक खत्म नहीं हुई। जब हेलमेट हटाया गया तो सामने हुओ यूहाओ का चेहरा नहीं था, बल्कि टैंग वूटोंग का था। नहीं, ज्यादा सही कहें तो वह सॉलिटरी डांस एमिस्ट द फ्रॉस्ट रेमेंट ऑफ लाइट था। हाँ, जिस पल वह जानलेवा हमला किया गया था, उसी पल से हो यूहाओ और तंग वुतोंग पहले ही आपस में फ्यूज हो चुके थे। सॉलिटरी डांस एमिस्ट द फ्रॉस्ट रेमेंट ऑफ लाइट ने उन्हें ईविल आई टायरेंट किंग का सीधा सामना करने की क्षमता दी थी। पहले हुए टकरावों से हुओ यूहाओ अच्छी तरह समझ चुका था कि शायद वह और तांग वुटोंग ईविल आई टायरेंट किंग के मुकाबले नहीं थे। यह शुद्ध ताकत का अंतर था। फिर भी उसने लड़ने का फैसला किया, लेकिन यह सब हेवंस विल था। आइसी वॉर गॉड्स आर्मर होने के बावजूद हुओ यूहाओ और तांग वुतोंग केवल थोड़े समय के लिए ही रेमेंट ऑफ लाइट की मदद से ईविल आई टायरेंट किंग का सामना कर सकते थे। ईविल आई टायरेंट किंग की भयानक विस्फोटक शक्ति और उसकी बेहद मजबूत स्पिरिचुअल पावर के सामने वे सिर्फ भाग ही सकते थे। फिर भी उन्होंने ईविल आई टायरेंट किंग को मार दिया। कैसे? इस सवाल का जवाब सिर्फ हुओ यूहाओ ही दे सकता था। हुओ यूहाओ ने ईविल आई टायरेंट किंग के सबसे शक्तिशाली 3 स्पिरिचुअल अटैक्स को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया था। यही एक बड़ा कारण था कि वह जिंदा बच सका। क्योंकि उसे उन हमलों से कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए ईविल आई टायरेंट किंग के हमले के बाद मिले बफर टाइम में वह अपनी पूरी ताकत से पलटवार कर सका। उसने हेवनली एम्परर्स हैमर का इस्तेमाल करके ईविल आई टायरेंट किंग की स्पिरिचुअल बैरियर को तोड़ दिया। साई ऑफ द फ्रोजन गॉडेस से निकली 2 स्पिरिचुअल शॉक की धाराओं ने मरफोल्क्स डुएट के साथ मिलकर ईविल आई टायरेंट किंग को घातक रूप से घायल कर दिया। अल्टीमेट आइस का लगभग एब्सोल्यूट 0 तापमान पूरी तरह उसके स्पिरिचुअल अटैक्स में भर गया था। यह गॉडेस ऑफ लाइट की शक्ति थी, जो हुओ यूहाओ और तांग वूतोंग की संयुक्त ताकत का परिणाम थी। सब कुछ उसी अंतिम वार की ओर ले जा रहा था। तांग वूतोंग सुन्न सी हालत में हुओ यूहाओ के पास तैर रही थी। अब तक उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई सपना देख रहे हों। तांग वुटोंग ने धीरे से हुओ यूहाओ से पूछा, क्या हम सफल हो गए? वह तो दी तियन के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सैवेज बीस्ट था। 10 ग्रेट सैवेज बीस्ट्स में उसका दूसरा स्थान था। हुओ यूहाओ ने तंग वुतोंग को देखा और उसे गले लगा लिया। हाँ, हम सच में सफल हो गए। हमने ईविल आई टायरेंट किंग को मार दिया। हम सच में सफल हो गए। यह एक बेहद खतरनाक और जानलेवा लड़ाई थी। इस समय हुओ यूहाओ और तांग वुतोंग की सोल पावर 20% से भी कम रह गई थी। अगर लोंग श्याओ याओ और ये शिशुई ने अपनी कल्टीवेशन को रैंक 98 तक नहीं बढ़ाया होता, तो उनके पास जरा भी मौका नहीं होता। हालांकि हुओ यूहाओ को ईविल आई टायरेंट किंग के स्पिरिचुअल अटैक से इम्यूनिटी मिली हुई थी, फिर भी उसे बनाए रखना पड़ता था। अगर उनकी मार्शल सोल फ्यूजन से गॉडेस ऑफ लाइट की शक्ति लगभग असीमित न बनती, तो वे स्पेस टाइम लाइट से बच ही नहीं पाते। हुओ यूहाओ सोच भी नहीं सकता था कि अगर उसे इम्यूनिटी न मिली होती तो क्या होता। अगर उसकी जान भी बच जाती तो वह एक मूर्ख बन चुका होता। अब वे आखिरकार सफल हो गए थे। ईविल आई टायरेंट किंग यूं ही मारा जा चुका था। चलो चलते हैं। तैंग वुतोंग ने हुओ यूहाओ का हाथ पकड़ा। दोनों ईविल डीमन फॉरेस्ट की ओर वापस उड़ गए। आसमान अभी भी गहरा नीला था। ईविल आई टायरेंट किंग इतना शक्तिशाली था कि अब तक उसकी ऑरा पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। जमीन पर गहरे लाल रंग के खून के धब्बे थे और ईविल आई टायरेंट किंग के शव के बड़े बड़े टुकड़े पड़े थे। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी थीं जिन्होंने हुओ यूहाओ और तांग वुतोंग का ध्यान खींचा। सबसे पहले मॉर्निंग ड्यू डैगर था। वह हवा में तैर रहा था और उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। डैगर के अलावा एक गहरे लाल रंग का हेलो था, जिस पर 7 सुनहरे पैटर्न थे। उस हेलो के बीच में एक गहरा नीला प्यूपिल था। वह हथेली के आकार का ही था, लेकिन उसमें एक दानवी चमक थी। यह क्या है? सोल बोन। हुओ यूहाओ यह देखकर हैरान रह गया कि सोल रिंग के केंद्र में क्या था। 100,000 साल से ज्यादा कल्टीवेशन वाले सोल बीस्ट्स के साथ शक्तिशाली 100,000 ईयर सोल बोन्स भी
उनकी सोल रिंग के साथ प्रकट होते हैं। लेकिन यह पहली बार था जब हुओ युहाओ ने ऐसा सोल बोन देखा था। श्रेक एकेडमी के रिकॉर्ड में भी ऐसा कोई सोल बोन दर्ज नहीं था। यह किस तरह का सोल बोन है? टैंग वूटोंग ने जिज्ञासा से पूछा। हुओ युहाओ ने सिर हिलाया और कहा, मुझे भी नहीं पता। यह किसी एक्सटर्नल सोल बोन जैसा लगता है। शायद यह एक प्यूपिल है। बस यह नहीं पता कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए। टैंग वूटोंग उत्साहित होकर बोली, जाहिर है, तुम्हें इसे सीधे अब्सॉर्ब करना चाहिए। तुम्हारी मार्शल सोल स्पिरिट आइज है। ऐसे सोल बोन को एब्जॉर्ब करने के लिए यही सबसे उपयुक्त है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आंख भी सोल बोन हो सकती है। यह बहुत ही अद्भुत है। हुओ युहाओ तांग वूतोंग को साथ लेकर आगे बढ़ा। सबसे पहले उसने मॉर्निंग ड्यू डैगर उठाया और रख लिया। फिर अपनी स्पिरिचुअल पावर से सोल रिंग और सोल बोन को अपनी ओर खींचा। जब उसकी स्पिरिचुअल पावर ने सोल रिंग को छुआ तो उसे तुरंत एक जबरदस्त विरोध का एहसास हुआ। यह साफ तौर पर ईविल आई टायरेंट किंग की इच्छा थी। लेकिन यह हुओ युहाओ के लिए कोई समस्या नहीं थी। अगर ईविल आई टायरेंट किंग जिंदा होता तो हुओ युहाओ निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर पाता। लेकिन अब जब वह मर चुका था, हुओ युहाओ के पास शायद दुनिया की सबसे मजबूत स्पिरिचुअल कल्टीवेशन थी। सोल रिंग और सोल बोन को नियंत्रित करना उसके लिए मुश्किल नहीं था। उसने अपनी सोल पावर का आउटपुट बढ़ाया और सोल रिंग व सोल बोन को जमीन पर ले आया। यह 7 सुनहरे पैटर्न वाली 100,000 साल की सोल रिंग थी। हुओ युहाओ की सभी सोल रिंग्स में सिर्फ स्काई ड्रीम आइस वॉर्म की मिलियन साल की सोल रिंग ही इससे ऊपर थी। लेकिन जीवित रहते हुए ईविल आई टायरेंट किंग के सामने स्काई ड्रीम आइस वॉर्म बहुत ही कमजोर था। यहां तक कि जब उसकी कल्टीवेशन मिलियन साल की थी, तब भी ईविल आई टायरेंट किंग के सामने उसे अपनी जान की भीख मांगनी पड़ती। अब ईविल आई टायरेंट किंग सच में एक सोल रिंग में बदल चुका था। हुओ युहाओ के लिए यह सिर्फ खुशी से बढ़कर था। टैंग वूटोंग बेहद उत्साहित थी। जल्दी इसे अब्सॉर्ब करो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। हमारी सोल पावर बहुत तेजी से रिकवर होती है। इस जंगल में ईविल आई टायरेंट किंग के अलावा कोई भी हमें खतरा नहीं पहुंचा सकता। जल्दी अब्सॉर्ब करो। शायद तुम अपने थर्ड सोल कोर के दरवाजे को छू सको। ठीक है। हुओ युहाओ ने सहमति जताई और जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। जैसे ही वह सोल रिंग एब्सॉर्ब करने वाला था, एक सफेद रोशनी चमकी और स्नो एम्प्रेस बाहर आ गई। युहाओ, 1 मिनट रुक जाओ, स्नो एम्प्रेस ने गंभीर स्वर में कहा। युहाओ हैरान हुआ और पूछा, क्या बात है स्नो एम्प्रेस? स्नो एम्प्रेस ने भौहें सिकोड़ी और बोली, मुझे डर है कि अगर तुम अभी ईविल आई टायरेंट किंग की सोल रिंग अब्सॉर्ब करोगे तो तुम्हें परेशानी हो सकती है। ओह, हुओ युहाओ जानता था कि स्नो एम्प्रेस बिना वजह चेतावनी नहीं देगी। उसने इतना शक्तिशाली सोल रिंग पहले कभी अब्सॉर्ब नहीं किया था। वह तुरंत रुक गया और उसकी बात ध्यान से सुनने लगा। स्नो एम्प्रेस ने कहा, अगर उस मानव अल्टीमेट डोलुओ ने तुम्हें अपनी सोल पावर न दी होती तो कोई समस्या नहीं होती। ईविल आई टायरेंट किंग की सोल रिंग अब्सॉर्ब करने से तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत बढ़ जाती। लेकिन अब स्थिति अलग है। तुम्हारे शरीर में पहले से ही बहुत ज्यादा सोल पावर है। हालांकि तुमने अभी काफी खर्च कर दी है, लेकिन वह बहुत तेजी से वापस आ जाएगी। तुम तुरंत अपना थर्ड सोल कोर नहीं बना सकते। अगर तुम ईविल आई टायरेंट किंग की सोल रिंग अब्सॉर्ब कर लेते हो तो तुम्हारे शरीर में सोल पावर हद से ज्यादा हो सकती है। आखिरकार न तुम सोल पावर को बाहर निकाल पाओगे, न ही अब्सॉर्ब कर पाओगे। तुम्हारी जान तक खतरे में पड़ सकती है। यह सच में एक बड़ी समस्या है। हुओ युहाओ ने भौहें सिकोड़ी। लेकिन मैं कोई सोल रिंग सीलिंग सोल टूल अपने साथ नहीं लाया हूं। ईविल आई टायरेंट किंग को मार पाना किस्मत की बात थी और स्पिरिचुअल इम्यूनिटी की वजह से ही संभव हुआ। अगर मैं इस 7 लाख साल की सोल रिंग को अब्सॉर्ब नहीं करता तो यह जल्द ही डिसिपेट हो जाएगी। तांग वुतोंग ने भी भौहें सिकोड़ी। उसे याद था कि लड़ाई कितनी खतरनाक थी। असल में गॉडेस ऑफ लाइट में बदलने के बाद उसने और हुओ युहाओ ने कुछ शक्ति बचाकर रखी थी। वे भागने के लिए तैयार थे। हुओ युहाओ के पास 3 क्लास 9 स्टेशनरी शेल्स भी थे। ईविल आई टायरेंट किंग कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे उन्हें भागने में मदद कर सकते थे। अब जब उन्होंने इतनी मेहनत से इतना शक्तिशाली प्राणी मारा था तो उसकी सोल रिंग छोड़ना उनके लिए नामुमकिन था। सोल बोन तो बाद में अब्सॉर्ब की जा सकती थी, लेकिन सोल रिंग का क्या? फिर भी हुओ युहाओ जोखिम नहीं उठा सकता था। कोई नहीं जानता था कि 7 लाख साल की आत्मा की अंगूठी में कितनी शक्ति भरी हुई है। यह ऐसी जबरदस्त ताकत थी जो एक ट्रांससेंडेंट डॉलवो को भी आगे बढ़ा सकती थी। अगर कुछ गलत हो गया तो सीधा मौत होती।
कोई चिंता नहीं, तुम्हारे पास मैं हूं। एक शरारती सी आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही सुनहरी रोशनियां चमकी और एक और आकृति हुओ युहाओ के पास प्रकट हुई। वह स्काई ड्रीम आइसवर्म था, जिसे उसने बहुत समय से नहीं देखा था। स्काई ड्रीम आइसवर्म इस समय बेहद खुश लग रहा था। उसने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे हुए थे, जैसे वह खुद से बहुत संतुष्ट हो। ब्रदर स्काई ड्रीम, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? हुओ युहाओ ने उसे देखकर खुशी से पूछा। स्काई ड्रीम आइसवर्म खुशी से बोला, मैं लड़ नहीं सकता, लेकिन एनर्जी को रोककर रखने में मैं बहुत माहिर हूं। यह मत भूलो कि मैं एक मिलियन ईयर सोल बीस्ट हूं। मैंने धीरे धीरे अपनी स्पिरिचुअल पावर तुम्हें ट्रांसफर की थी, लेकिन मेरे पास अभी भी मेरी अपनी शक्ति मौजूद है। मैंने 1 मिलियन साल तक कल्टीवेशन की है, और स्पिरिचुअल पावर ही मेरी सबसे बड़ी खासियत है। चिंता मत करो और बस इस सोल रिंग को अब्सॉर्ब करो। जो भी अतिरिक्त स्पिरिचुअल पावर बचेगी, मैं उसे स्टोर करने में तुम्हारी मदद करूंगा। जब तुम उसे अब्सॉर्ब कर पाओगे, तब मैं इस नई ताकत को तुम्हारे शरीर में फ्यूज कर दूंगा। इतना करना काफी नहीं होगा क्या? मैं अभी भी एक कंटेनर बन सकता हूं। हुओ युहाओ की आंखें चमक उठीं। तंग वुतोंग भी बहुत खुश हो गई। हाँ, स्काई ड्रीम आइसवर्म 1 मिलियन साल का स्पिरिचुअल टाइप सोल बीस्ट था। उसकी लड़ने की क्षमता को अलग रख दें तो एनर्जी को संचित करने में वह सच में बहुत सक्षम था। उसने अपनी स्पिरिचुअल ओरिजिन पहले ही हुओ युहाओ को दे दी थी। जितनी एनर्जी उसने पहले रिलीज की थी, उसे देखते हुए ईविल आई टायरेंट किंग की 7 लाख साल की खेती को स्टोर करना उसके लिए संभव होना चाहिए था। इसके अलावा यह केवल उसकी सोल रिंग थी। वह विशाल स्पिरिचुअल पावर नहीं थी जो ईविल आई टायरेंट किंग के पास जीवित रहते हुए थी। स्नो एम्प्रेस ने भौहें सिकोड़ी और पूछा, स्काई ड्रीम, क्या तुम्हें सच में पूरा भरोसा है? ईविल आई टायरेंट किंग की स्पिरिचुअल पावर तुम्हारी पावर से अलग है। उसकी शक्ति कहीं ज्यादा हावी है। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, वरना अगर कुछ गलत हो गया। स्काई ड्रीम आइसवर्म ने आंखें घुमाई और कहा, क्या तुम इतनी भी आत्मविश्वास नहीं रखती? यह सिर्फ एक सोल रिंग है। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। चलो, इसमें हिचकिचाने की क्या बात है? युहाओ, जल्दी से इस सोल रिंग के साथ फ्यूज करो। अगर तुम उसकी लाइट ऑफ टाइम हासिल कर सको तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। स्पेशल पावर को लेकर तुम्हारी समझ एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच जाएगी। हो सकता है तुम टाइम डोमेन्स की गहराई को भी समझ लो। हुओ युहाओ को स्काई ड्रीम आइसवर्म पर पूरा भरोसा था। अगर उस समय उसका फ्यूजन न हुआ होता, तो वह आज यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। उसने बिना किसी झिझक के बैठकर ध्यान की मुद्रा ली। अपनी स्पिरिचुअल पावर को मार्गदर्शक बनाते हुए उसने ईविल आई टायरेंट किंग की सोल रिंग के साथ फ्यूज करना शुरू कर दिया। जहां तक आई बोन की बात थी, टैंग वूतोंग ने उसे संभाल कर रख लिया। अभी उसे फ्यूज करने का सही समय नहीं था। उसे तभी सोचना चाहिए जब वह अपना थर्ड सोल कोर बनाने की तैयारी कर रहा हो। जैसे ही गहरे लाल रंग की सोल रिंग उसके शरीर में समाई, हुओ युहाओ का पूरा शरीर जोर से कांप उठा। उसे एक भयानक स्पिरिचुअल इंटेंट का एहसास हुआ, जो अत्यंत शक्तिशाली, दबदबा बनाए रखने वाली और आक्रोश व विनाश की भावना से भरी हुई थी। वह उसकी स्पिरिचुअल सी में उमड़ पड़ी, जैसे उसे चीर कर रख देना चाहती हो। लेकिन हुओ युहाओ को आसानी से दबाया नहीं जा सकता था। उसका स्पिरिचुअल सोल कोर तेजी से घूमने लगा। उसकी स्पिरिचुअल पावर, जिसमें अल्टीमेट आइस की विशेषताएं शामिल थीं, धीरे धीरे उस स्पिरिचुअल इंटेंट को जमाने लगी, फिर उसे तोड़कर अलग करने लगी। इस प्रक्रिया में नई स्पिरिचुअल पावर शुद्ध होती गई और हुओ युहाओ के शरीर में फ्यूज होने लगी। इसके बाद स्काई ड्रीम आइसवर्म की ताकत सामने आई। जैसा कि उसने पहले कहा था, उसने सारी शुद्ध की गई स्पिरिचुअल पावर को बिना किसी झिझक के अपने शरीर में समा लिया और उसे सील कर दिया। उसकी मदद से हुओ युहाओ का एब्जॉर्प्शन बहुत ही स्मूथली चलता रहा। यह कहना पड़ेगा कि ईविल आई टायरेंट किंग की स्पिरिचुअल पावर वाकई बेहद विशाल और हावी करने वाली थी। वह सच में एक 7 लाख साल की सोल बीस था। सिर्फ उसकी सोल रिंग में मौजूद एसेंस ही हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल सी को पूरी तरह भर देने के लिए काफी थी। शुरुआत में हुओ युहाओ स्पिरिचुअल पावर को फिल्टर कर पा रहा था, लेकिन एक निश्चित स्तर के बाद वह ऐसा नहीं कर सका। इसका कारण यह था कि उसके पास समय ही नहीं बचा था। हर एक सेकंड के साथ सोल रिंग से भारी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी और उसकी स्पिरिचुअल सी में फ्यूज हो रही थी। स्काई ड्रीम आइसवर्म भी कमजोर नहीं था। ऐसे समय में उसने बिना रुके सारी स्पिरिचुअल पावर को अब्सॉर्ब कर लिया। यहां तक कि जो स्पिरिचुअल पावर उसका विरोध कर रही थी, उसे भी उसने नहीं छोड़ा। उसने हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल सी के भीतर अपना असली रूप दिखाया।
उसके शरीर से जो सुनहरे लाइट पैटर्न्स पहले गायब हो गए थे, वे धीरे धीरे वापस उभरने लगे। बस फर्क इतना था कि उन सुनहरी रेखाओं के साथ कुछ ब्लड रेड पैटर्न्स भी दिखाई दे रहे थे। यह अशुद्ध स्पिरिचुअल पावर का संकेत था। इसके बावजूद उसने हुओ युहाओ की बहुत बड़ी मदद की। लिया भी हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल सी के ऊपर प्रकट हुई। हालांकि वह स्काई ड्रीम आइसवर्म की तरह स्पिरिचुअल पावर को निगल नहीं सकती थी, फिर भी उसने पूरी कोशिश की कि कुछ स्पिरिचुअल पावर को फिल्टर कर सके। उसने उस ब्रूटल और वायलेंट ऑरा के एक हिस्से को हटा दिया। इस तरह हुओ युहाओ के लिए उस शक्ति को अपने शरीर में फ्यूज करना काफी आसान हो गया। पूरे महाद्वीप में सिर्फ वही था जो 6 स्पिरिट्स के साथ फ्यूज करने की हिम्मत रखता था, और उससे भी बढ़कर वे सभी स्पिरिट्स उसके प्रति बेहद वफादार थे। इस समय उसके और उसके स्पिरिट्स के बीच अब कोई टकराव नहीं था। वे न तो उसके काम में दखल देते थे, न ही उसका विरोध करते थे। उसके प्रति विश्वास के अलावा उन्होंने उसमें आशा भी देखी थी। गॉड ऑफ इमोशंस के साथ हुओ युहाओ की मुलाकात और उसके बाद मिली रिकॉग्निशन इन 6 स्पिरिट्स के लिए बेहद गहरी और प्रभावशाली थी। भले ही उनका लक्ष्य एक ही था, फिर भी इथीरियल गॉडली रेल्म में असेंड करने को लेकर उन्होंने कभी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखी थी। वे बस खुद को खुशकिस्मत मानते थे कि उन्होंने सही चुनाव किया, जब उन्होंने सच में गॉडली ओरा को महसूस किया और यह समझा कि गॉडली रेल्म सोल बीस्ट्स के साथ कैसा व्यवहार करता है। हुओ युहाओ का अनुसरण करके वे इस दुनिया को छोड़कर उस रेल्म में जा सकते थे और एक नया जीवन पा सकते थे। फिर शिकायत करने जैसा क्या था? वे पूरी ताकत से हुओ युहाओ की मदद करना चाहते थे, इस उम्मीद में कि उस रेल्म में उन्हें नया जीवन मिलेगा। ईविल आई टायरेंट किंग की सोल रिंग को हुओ युहाओ के शरीर में फ्यूज होने में पूरे 3 दिन और 3 रात लगे। यह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। इसका कारण यह था कि स्काई ड्रीम आइसवर्म के सुनहरे लाइट पैटर्न्स उसके शरीर में पूरी तरह भर चुके थे। इसी वजह से हुओ युहाओ को अभी भी कुछ ब्रूटल स्पिरिचुअल पावर का सामना करना पड़ रहा था। इससे उसकी स्पिरिचुअल सी बहुत अशांत हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी भी पल एक भयानक तूफान उठ सकता हो। इस समय हुओ युहाओ की कल्टीवेशन को अल्टीमेट डुलुओ कहा जा सकता था। वह एक ट्विन मार्शल सोल अल्टीमेट डुलुओ भी था। अब वह एक फूले हुए रबर बॉल की तरह था। वह पूरी तरह भरा हुआ था और बस खुद को फटने से रोकने की कोशिश कर रहा था। अगर कुछ गलत हो गया तो उसे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था। युहाओ, अभी सबसे अच्छा समाधान यह है कि तुम और वुटोंग किसी शांत जगह पर जाकर कल्टीवेशन करो, स्नो एम्प्रेस ने सुझाव दिया। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे शरीर को इतनी सारी एनर्जी अब्सॉर्ब करने में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन यह सबसे सुरक्षित तरीका है। इसके अलावा तुम दोनों में अल्टीमेट डुलुओ बनने की पूरी क्षमता है। हालांकि हुओ युहाओ इस समय बहुत शक्तिशाली था, फिर भी वह बेहद खतरनाक स्थिति में भी था। अगर वह किसी शक्तिशाली दुश्मन से भिड़ गया और अपनी शक्ति का ज्यादा इस्तेमाल कर बैठा, तो वह उस एनर्जी पर से नियंत्रण खो सकता था जो अभी पूरी तरह असिमिलेट नहीं हुई थी। ऐसा हुआ तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। वह सारी एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका शरीर अभी उसके लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं हुआ था। अगर वह इसे संभालना चाहता था तो उसे और कल्टीवेशन करनी थी ताकि वह और मजबूत बन सके। लेकिन क्या हुओ युहाओ सच में अभी कल्टीवेशन के लिए कोई जगह ढूंढ सकता था? जवाब था नहीं। रेडिएंट सिटी में अभी भी बहुत से काम बाकी थे। हुओ युहाओ ने एक मोटा मोटा अनुमान लगाया। अगर उसे अपने शरीर में मौजूद सारी एनर्जी पूरी तरह अब्सॉर्ब करनी होती और तैंग वुतोंग के साथ अल्टीमेट दुलुओ के रूप में ब्रेक थ्रू करना होता, तो उसे कम से कम 3 साल चाहिए होते। ट्रांसेंडेंट डुलुओ बनने के बाद उनकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ी थी। इससे उनकी नींव थोड़ी अस्थिर हो गई थी। ऐसी स्थिति में वे कम समय में एक और ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते थे। ऐसा करने से उनके बेकाबू हो जाने का खतरा था। इसके अलावा 3 साल में बहुत कुछ बदल सकता था। कम से कम अभी वे क्लोज डोर कल्टीवेशन में नहीं जा सकते थे। सबसे पहले उन्हें रेडिएंट सिटी की समस्याओं को सुलझाना था। शू तियानरान को मारकर और जू जी से उसकी 10 साल की प्रतिज्ञा पूरी करवाकर ही वह निश्चिंत होकर कल्टीवेशन और ब्रेक थ्रू के बारे में सोच सकता था। स्नो एम्प्रेस की राय सुनने के बाद हुओ युहाओ ने थोड़ी देर सोचा, फिर टैंग वुतोंग से कहा, चलो रेडिएंट सिटी लौटते हैं। वह टैंग वुतोंग से टेलीपैथिकली जुड़ा हुआ था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसकी चिंताओं को समझ गई। उसने बिना किसी हिचक के सिर हिला दिया। ऐसे समय में उसका अपने आदमी का साथ देना जरूरी था। इसके अलावा सन मून एम्पायर के मामले भी निपटाने थे।
होली गोस्ट चर्च के बिना सन मून एम्पायर 1 साल से भी कम समय में पर्याप्त ताकत जमा कर सकता था। इस बार वे पूरे महाद्वीप को एकजुट करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले थे। ऐसी परिस्थिति में सबसे प्रभावी काम यही था कि वे जुजी से किया गया अपना वादा पूरा करें। सिर्फ इसी तरह दोनों एम्पायर्स को कुछ समय की राहत मिल सकती थी। हो यूहाओ जानता था कि वह थोड़े समय के लिए सन मून एम्पायर को रोक सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। आखिरकार अल्टीमेट डुलुओ बनने और गॉड ऑफ इमोशंस की सीट स्वीकार करने के बाद उसे डी तियन को चुनौती देनी ही थी। उसके बाद क्या होगा यह वह खुद भी नहीं जानता था। भविष्य अनजान था, लेकिन महाद्वीप की स्थिति पहले ही बदल चुकी थी। टेक्नोलॉजी के आगमन ने पूरे महाद्वीप को सोल टूल टेक्नोलॉजी के नियंत्रण में ला दिया था। यह बदलाव अब पलटा नहीं जा सकता था। हेवनली सोल एम्पायर पर आक्रमण के बाद शुरुआत में बहुत विरोध हुए थे, लेकिन जैसे जैसे सोल टूल टेक्नोलॉजी धीरे धीरे लोगों की जिंदगी में शामिल होती गई, विरोध कम होते गए। साधारण नागरिकों की मांगें बहुत सरल थीं। जब तक वे शांति से जी सकें, पेट भर खा सकें और ठंड से बच सकें, वे संतुष्ट थे। इसके अलावा सोल टूल टेक्नोलॉजी ने उन्हें कई सुविधाएं दी थीं। समय के साथ वे इसके आदी हो गए, यहां तक कि उन्होंने पहले क्या हुआ था यह भी धीरे धीरे भूलना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि सन मून एम्पायर के महाद्वीप पर प्रभुत्व को पलटना संभव है। लेकिन चाहे जो भी हो, हुओ युहाओ को समय को पीछे मोड़ना ही था, क्योंकि वह स्टार लुओ साम्राज्य से था और उसे यह शेख अकादमी के लिए भी करना था। दूर से देखने पर रेडिएंट सिटी एक विशाल दैत्य की तरह लग रही थी। बस इंपीरियल पैलेस ही थोड़ा असंगत सा दिखाई दे रहा था। कुछ दिन बीत चुके थे, लेकिन इंपीरियल पैलेस अब भी कड़ी सुरक्षा में था। उसका पुनर्निर्माण जल्द ही शुरू होना तय था। सन मून एम्पायर की ताकत को देखते हुए 2 साल से भी कम समय में एक नया पैलेस खड़ा कर दिया जाता। वह पहले से भी ज्यादा भव्य होता और उसकी सुरक्षा भी निश्चित रूप से पहले से कहीं मजबूत होती। यही टेक्नोलॉजी की ताकत थी। कोई भी टेक्नोलॉजी की प्रगति को रोक नहीं सकता था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही थी, समाज में तरह तरह की समस्याएं भी पैदा हो रही थीं। इसी के साथ पूरे महाद्वीप की स्थिति भी बदल रही थी। सन मून एम्पायर की दिशा में देखते हुए हुओ युहाओ गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सका। तांग वूतोंग ने उसका हाथ थाम लिया। क्या बात है? हमारी मौजूदा क्षमताओं के साथ हम पूरे महाद्वीप की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। अगर तुम पर्याप्त कठोर बन सको, तो शू तियनरान को मारने के बाद हम जूजी को भी खत्म कर सकते हैं। सन मून एम्पायर में जरूर भारी अराजकता फैल जाएगी। जब ऐसा होगा, उनकी रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। चाहे कोई भी गद्दी पर बैठे, हम उसे मार देंगे और सन मून एम्पायर को पूरी तरह गड़बड़ा देंगे। एक दिन स्टार लुओ और डू लिंग एम्पायर्स बराबरी कर लेंगे। हमें बस महाद्वीप की रक्षा करनी है और सन मून एम्पायर को पूरे महाद्वीप पर शासन करने से रोकना है। हुओ युहाओ ने सिर हिलाया और कहा, अगर सब कुछ तुम्हारे सोचने जितना आसान होता तो बहुत अच्छा होता। अफसोस की बात यह है कि दुनिया ऐसी नहीं है। यह हमारी कल्पना के अनुसार नहीं बदलती। अगर हम शू तियनरान को मारते हैं, तो सन मून एम्पायर में अंदरूनी अराजकता जरूर फैलेगी, लेकिन जूजी अभी भी मौजूद है। सेना में उसकी शक्ति और प्रभाव के साथ वह पूरी स्थिति को संभाल सकती है। कम से कम सन मून एम्पायर पूरी तरह अराजक नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसे भी मार देते हैं, तो पूरा सन मून एम्पायर सच में अराजकता में डूब जाएगा। सन मून एम्पायर बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अगर उन सोल इंजीनियर लीजेंस को स्टार लुओ या डाओ लिंग एम्पायर्स के खिलाफ खुला छोड़ दिया गया, तो वे लगभग अजेय होंगे। जब वे बिना रोक टोक के तबाही मचाएंगे, तो पूरा महाद्वीप प्रभावित होगा। अनगिनत जाने उन सोल इंजीनियर्स की वजह से चली जाएंगी। मैं जूजी को सहन करता आया हूं। इसका कारण यह है कि वह सिर्फ मारने के लिए नहीं मारती। युद्ध के अलावा वह हमेशा अपने अधीनस्थों को नियंत्रित रखती है। हर संघर्ष को वह कम से कम जानमाल के नुकसान के साथ सुलझाने की कोशिश करती है। अगर सोल टूल टेक्नोलॉजी की वजह से महाद्वीप एकजुट होता है, तो जूजी वास्तव में पूरे महाद्वीप पर शासन करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। इस दुनिया में जो चीजें बहुत लंबे समय तक साथ रहती हैं, वे बिछड़ जाती हैं, और जो बहुत लंबे समय तक बिछड़ी रहती हैं, वे फिर से एक हो जाती हैं। हेवनली डू और स्टार लुओ एम्पायर्स ने हजारों सालों तक महाद्वीप पर शासन किया और हजारों सालों तक आपस में संघर्ष भी किया। जब उन्होंने मार्शल हॉल को नष्ट किया, तो बहुत से लोगों को लगा कि महाद्वीप शांति के युग में प्रवेश करेगा। लेकिन कितना समय लगा? हेवनली डू एम्पायर को हेवनली सोल और डू लिंग एम्पायर्स में बंटने में कितना समय लगा? टकराव कभी रुके ही नहीं।
यही वजह है कि इतने सारे एम्पायर्स हैं। शायद भविष्य के लिए एक एकीकृत एम्पायर डुलुओ कॉन्टिनेंट के लिए अच्छी बात हो सकती है। कम से कम अल्पकाल में तो यह अच्छा ही है। तेंग वुतोंग हैरानी से हुओ युहाओ को देखने लगी। उसने पूछा, क्या तुम पूरे महाद्वीप पर सन मून एम्पायर के शासन के पक्ष में हो? हुओ युहाओ ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल नहीं। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं एक अराजक महाद्वीप नहीं देखना चाहता। हम पहले ही काफी शक्तिशाली हैं, लेकिन हम पूरे महाद्वीप को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम अपनी इच्छा के कारण पूरे महाद्वीप को युद्ध का मैदान नहीं बना सकते। इसके अलावा तुमने ये शिशुई और एल्डर लॉन्ग का हाल देखा ही है। जैसे जैसे सोल टूल टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, अल्टीमेट डुलुओ अब अजेय नहीं रहे। भविष्य में सन मून एम्पायर के पास शायद हमसे निपटने के तरीके भी होंगे। इसीलिए हम अपनी व्यक्तिगत शक्ति से ही महाद्वीप को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी सीमाएं भी जाननी होंगी। तुलना करें तो अल्टीमेट डुलुओ आमतौर पर अपना रुख जाहिर करने में ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ, तैंग वुतोंग ने हल्की सांस ली। सच कहूं तो अभी मैं बस यही चाहती हूं कि हम इन सारे झगड़ों से जितना दूर हो सकें उतना अच्छा है। पिछले कुछ सालों में हमने बहुत कुछ झेला है। मैं थक चुकी हूं। जूजी के साथ हमारी 10 साल की प्रतिज्ञा पूरी होने के बाद हम क्लोज डोर कल्टीवेशन में चले जाएंगे। हम किसी भी चीज की परवाह नहीं करेंगे और पहले अल्टीमेट डुलुओ बनेंगे। 10 साल पूरे होने के बाद हम अपना पूरा प्रयास कर चुके होंगे। हुओ युहाओ मुस्कुराया और उसने उसकी पतली कमर को बाहों में भर लिया। वह उसकी बाहों में सिमट आई। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, जैसे समय के साथ चलने की मजबूरी। कौन कह सकता है कि भविष्य में महाद्वीप कैसा होगा? 10,000 साल पहले किसने सोचा था कि जब मार्शल सोल हॉल महाद्वीप पर शासन कर रहा था, तब सोल मास्टर्स धीरे धीरे सोल इंजीनियर से बदल दिए जाएंगे? क्या सोल टूल्स ने सोल मास्टर्स को इतना बेकार बना दिया? एक सोल मास्टर लीजन एक सोल इंजीनियर लीजन के सामने पूरी तरह बेबस थी। यह अविश्वसनीय था। बात करते हुए भी हुओ युहाओ लगातार जूजी को खोजने पर ध्यान दे रहा था। सन मून इंपीरियल पैलेस पहले ही नष्ट हो चुका था, लेकिन सन मून एम्पायर का इंपीरियल फैमिली अब भी रेडियंट सिटी में ही था। पैलेस के आसपास की कुछ इमारतों पर कब्जा कर लिया गया था और वहां भारी संख्या में सैनिक तैनात थे। हुओ युहाओ ने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन से कई सोल इंजीनियर लीजन्स को महसूस किया। वहां एक पूरा सोल फॉर्मेशन भी मौजूद था। सर्वेलेंस सोल टूल्स पहले से भी ज्यादा फैले हुए थे। यहां तक कि अगर सूत्यनरन शौचालय भी जाता तो शायद वह भी इन सोल टूल्स की निगरानी में होता। कोई भी उनसे बच नहीं सकता था, चाहे वह किसी भी इमारत में क्यों न हो। ये इमारतें न तो बहुत ऊंची थीं और न ही बहुत बड़ी। पैलेस के आसपास की इमारतों को ऊंचा बनाने की अनुमति नहीं थी। यह एक नियम था। पैलेस खुद भी बहुत ऊंचा नहीं बनाया गया था, क्योंकि ऊंची इमारतों पर सोल टूल्स से हमला करना आसान होता था। बेशक रेडियंट सिटी की सुरक्षा को देखते हुए अगर हुओ युहाओ 3 सोल इंजीनियर लीजन्स को साथ लेकर सफल हमला न कर पाता तो नया इंपीरियल पैलेस शायद कहीं ज्यादा ऊंचा बनाया जाता। जूजी तीसरी मंजिल पर एक इमारत के कमरे में थी। सूतियन रान उसके साथ नहीं था। वह किसी दूसरी इमारत में था, जहां सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी थी। थोड़ा सा स्कैन करने पर ही हुओ युहाओ समझ गया कि वहां सुरक्षा इतनी सख्त क्यों थी। सूतियन रान को साफ तौर पर भरोसा नहीं था कि दोनों अल्टीमेट डुलुओ मर चुके हैं। इसी वजह से ऐसी व्यवस्था की गई थी। यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वह इतना पैरानॉइड था। अल्टीमेट डुलुओ बेहद डरावने होते हैं। अगर कोई उसी स्तर पर न हो तो उनकी ताकत का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। अगर कोई अल्टीमेट डुलुओ बदला लेने पर उतर आए तो उससे निपटना किसी के बस की बात नहीं होती। सूत्यनरन पिछले कुछ दिनों से डर के साए में ही जी रहा होगा। जूजी सच में सबसे समझदार है। हुओ युहाओ ने आह भरी। सामने के बदलावों को महसूस करते हुए वह मोटे तौर पर यह भी अंदाजा लगा सका कि वह क्या सोच रही होगी। उसकी बात सुनकर टांग वुतोंग भी थोड़ा चौंकी। उसने पूछा, क्या तुम कहना चाह रहे हो कि यहाँ की इतनी सख्त सुरक्षा भी जूजी की ही चाल है? ऐसा करने से उसे क्या फायदा होगा? अगर सुरक्षा बहुत ज्यादा सख्त होगी तो यह हमारे लिए भी फायदेमंद नहीं होगा। हुओ युहाओ ने सिर हिलाया और कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जूजी के पास जरूर कोई बैकअप प्लान है। यह उसका इकलौता प्लान नहीं हो सकता। सोचो, आखिर हम और सन मून एम्पायर आमने सामने हैं। जूजी भी हमें नियंत्रित नहीं कर सकती। अगर तुम उसकी जगह होती तो क्या करती? अगर मैं होता तो मैं हमारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करता।
लेकिन शू तियानरान के लिए उसके दिल में गहरी नफरत है। वह बिना कुछ किए बैठ नहीं सकती, इसलिए उसके पास कोई और प्लान जरूर होगा, और यह प्लान सन मून एम्पायर के अंदर ही तैयार किया गया होगा। मुझे डर है कि उसने पहले ही कुछ लोगों को खरीद लिया है। वह यह माहौल जानबूझकर बना रही है ताकि सब कुछ छुपाया जा सके। एक बार जू तियानरान मर गया तो वह उसकी मौत का दोष दोनों अल्टीमेट दुलुओं पर डाल सकती है। इस बात की पुष्टि करना असंभव होगा। जब ऐसा होगा तो पूरा एम्पायर एक साथ शोक मनाएगा। सेना में उसके प्रभाव के साथ पूरे एम्पायर को नियंत्रित करना उसके लिए और भी आसान हो जाएगा। इंपीरियल फैमिली के वे सदस्य उससे बिल्कुल टक्कर नहीं ले पाएंगे। हुओ युहाओ का विश्लेषण सुनकर तांग वुतोंग हैरान रह गई, लेकिन जल्द ही वह हंस पड़ी और बहुत मीठी हंसी हंसी। तुम क्यों हंस रही हो? हुओ युहाओ चौंक गया। तांग वुतोंग हंसते हुए बोली, मैं इसलिए हंस रही हूं क्योंकि इतनी समझदार होने के बावजूद वह मुझसे हार गई। इससे बस यही साबित होता है कि मैं उससे ज्यादा समझदार हूं। पूरे महाद्वीप पर शासन करने में क्या रखा है? क्या वह हमारी तरह आजाद है? और सबसे जरूरी बात, तुम मेरे हो, पूरी तरह मेरे हो। मैं उसे तुम्हारा जरा सा भी हिस्सा नहीं दूंगी। तैंग वुतोंग की भावनाओं को महसूस कर हुओ युहाओ भी हंस पड़ा। भले ही उसे जूजी की महत्वाकांक्षाएं और चालाकी थोड़ी असहज लगती थीं, फिर भी यह उसके लिए स्वीकार्य था। आखिरकार वह अपने माहौल की ही एक बलि बनने वाली थी। चलो चलो, उसे थोड़ी मदद कराते हैं। हुओ युहाओ ने तंगवूतों को साथ लिया और दोनों वॉइड में फ्यूज हो गए। इस बार वे स्पेस की शक्ति का सहारा ले रहे थे। जब वे फिर से प्रकट हुए तो वे रेडियंट सिटी के भीतर एक अंधेरे कोने में थे। उन्होंने खुद को प्रकट नहीं किया। इमिटेशन और स्पेशल कंट्रोल का परफेक्ट संयोजन ऐसा ही असर दिखाता था। तापमान के समायोजन और अपनी स्पिरिचुअल अंजुलेशंस को नियंत्रित करने के साथ हुओ युहाओ हवा के साथ ही फ्यूज हो गया। कम से कम मौजूदा सोल टेक्नोलॉजी के स्तर पर उन्हें उजागर करना लगभग नामुमकिन था। स्पेस एक बार फिर फट गया। हुओ युहाओ और तैंग वूतोंग उस इमारत में प्रवेश कर गए जहां जूजी थी। वह एक आलीशान और विशाल होटल था। निस्संदेह वह सन मून एम्पायर के इंपीरियल फैमिली की संपत्ति थी। जूजी तीसरी मंजिल के सबसे बड़े कमरे में थी। कमरे में 10 से भी ज्यादा मेड थीं। इस समय वह अपने बेटे के साथ थी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।